अच्छा बच्चों, कल हमने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ा, जिसके अंदर ये टेबल आपको बताई गई थी, जिसमें लक्षण प्ररूप अनुपात समझाया 9:3:3:1 आता है, और जीन प्ररूप अनुपात है, इसको अपन 1:2 के हिसाब से बोलते जाते हैं। बस दूसरी स्टेप है वो डबल हो जाती है, 1 का इनके डबल 2 और 2 का डबल हो जाता है 4। उसके बाद में वो 1:2 1:2 1 ऐसे इनकी 16 कॉलम है अपने पास में। 16 जो काउंटिंग पूरी कर लेते हैं वहाँ रुक जाते हैं। 1 2 3 3 2 5 5 4 9 9 1 10 10 2 12 12 1 13 14 15 और 16 यहाँ तक रुक जाते हैं। बाकी 1:2 1:2 चलेंगे। यहाँ पर दूसरी स्टेप इससे डबल कर दे, 1 का 2 2 का 4, बाकी 1:2 से चलते जाते हैं। अब इस लेसन का सबसे इनकी अंतिम टॉपिक आता है मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व। मेंडल के वंशागति के जो नियम हैं इनका महत्व क्या है। तो ये आपने देखा कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों इनकी जब अपन क्रॉस कराते हैं तो अप्रभावी लक्षण अभिव्यक्त नहीं हो पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनेक हानिकारक और जो घातक जो जीन होती हैं अप्रभावी होने के कारण से वो अप्रभावी हैं। इसलिए अप्रभावी होने के कारण से प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त ही नहीं कर पाते, अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाते, अपना जो लक्षण है वो इनकी नहीं दिखा पाते हैं। इसलिए वो जो घातक जो जीन हैं उसका प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। इसलिए पहला तो इनकी महत्व सिग्निफिकेंस ये हो गया कि हानिकारक और घातक जीन जो अप्रभावी हैं वो अपना लक्षण जो हैं अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है कि जीन है और जीन ही आनुवंशिक जो लक्षण हैं उनके लिए उत्तरदायी होती है। जीन से ही लक्षण जो हैं जनक से संतति के अंदर स्थानांतरित होते हैं और इन लक्षणों की इनकी वंशानुगत यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं। तो जीन जो है, जीन क्या है, इसकी जो संकल्पना है इसी पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से इनकी संभव हो पाई। जो जीन है आनुवंशिक गुणों की वाहक होती हैं, जनक के लक्षणों को संतति इनकी जो है उसमें ले जाने का कार्य करती हैं। तीसरा जो नियम जो है वो आता है कि तीसरा जो महत्व है, पृथक्करण के नियमानुसार एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं। पृथक्करण के नियमानुसार एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं। जैसे पढ़ा आपने प्रभावी और अप्रभावी, 2 लक्षण पढ़े। उसमें आपने इनकी प्रभावी को इनकी कैपिटल टी से दर्शाया, अप्रभावी को स्मॉल टी से इनकी दर्शाया था। तो 2 युग्म विकल्पी हो गए और ये 2 विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जैसे F1PD प्राप्त हुई तो उसके अंदर इनकी जैसे प्रभाविता के नियम में आपने पढ़ा F1PD के अंदर सभी संकर लंबे पादप प्राप्त हुए थे। सभी संकर लंबे पादप प्राप्त हुए तो विपर्यासी लक्षण कितने आए? 2। वैसे तो देखा जाए तो इनकी 2 हुए संकर के अंदर। इनकी एक तो था प्रभावी लक्षण कैपिटल टी और एक अप्रभावी लक्षण स्मॉल टी। लेकिन प्रभावी लक्षण जो है अप्रभावी को अभिव्यक्त नहीं होने देता है। तो 2 युग्म विकल्पी होते हैं जो 2 लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक प्रभावी लक्षण होता है, दूसरा अप्रभावी लक्षण होता है। लेकिन प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में अप्रभावी जो लक्षण है वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, अपने लक्षणों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, नहीं दर्शा पाता है। चौथा जो नियम है, मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। संकर संतति में जैसे कि इनके F1PD के अंदर क्या हुआ, सभी संकर लंबे पादप प्राप्त हुए। लेकिन जब F1PD का जब अपन पुनः इनकी जब क्रॉस कराते हैं तो उसके अंदर इनकी प्रभावी लक्षण के भी इनकी पादप दिखाई देते हैं, अप्रभावी के भी दिखाई देते हैं, संकर के भी दिखाई देते हैं। तो नियमों संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चला, जबकि उस समय अप्रभावी लक्षण संकर संतति में अभिव्यक्त ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन F2PD के अंदर क्या हुआ, इनकी शुद्ध बोने पौधे भी प्राप्त हुए, शुद्ध लंबे पौधे भी प्राप्त हुए और संकर लंबे पौधे भी प्राप्त हुए।
संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है। जो लक्षण जो हैं अनुपयोगी हैं, हानिकारक हैं, जो इनकी जिन्हें हम चाहते नहीं हैं, तो उन लक्षण जो हैं उनको हम हटा सकते हैं संकरण विधि के द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। अर्थात प्रभावी और अप्रभावी दोनों का जब संकरण करा जाता है तो अप्रभावी लक्षण जो है वो अभिव्यक्त नहीं हो पाता है, उसको हम इनकी संकरण विधि के द्वारा हटा सकते हैं। तो और कहता है कि जो उपयोगी जो लक्षण होते हैं, लाभदायक हैं, उन्नत किस्म के हैं, जो अच्छी इनकी क्वालिटी के हैं, उनको एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। जिसे पादप जो है उसकी लंबाई भी ज़्यादा हो, पादप की इनकी पैदावार भी ज़्यादा हो, तो इस तरह के इनकी जो लक्षण जो हैं एक जाति के अंदर हम लेकर आ सकते हैं। किसके द्वारा? संकरण विधि के द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन द्वारा। अगला जो है वो आता है रोग प्रतिरोधक और अधिक उत्पादन वाली फसली पौधों की किस्में विकसित की जा सकती हैं। यदि किसी कारण से, जैसे आजकल जो बीटी कपास वगैरह चल रही हैं, रोग प्रतिरोधक हैं, जो हाइब्रिड जो इनके बीज आते हैं रोग प्रतिरोधक होते हैं, इनके अंदर रोगों से लड़ने की स्वयं इनमें क्षमता पाई जाती है। तो ऐसी इनकी जब फसल हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है, जिनमें तो रोग लगने की संभावना कम होगी और उत्पादन जो है अधिक दे पाती हैं। तो ये किसके द्वारा संभव हो सकता है? संकरण विधि के द्वारा ही संभव हो सकता है। मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा सुजननिकी मेंडल के नियमों पर ही आधारित है। अर्थात जो सुजननिकी किसे कहते हैं? सुजननिकी किसे कहते हैं? मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा को सुजननिकी कहते हैं। ये किस पर आधारित है? मेंडल के नियमों पर ही आधारित है। तो ये मेंडल के नियमों से इनकी इसको हम इनकी समझ सकते हैं। ये चैप्टर बच्चों समाप्त हुआ। 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इनमें से किसी को भी कोई समस्या हो किसी प्रकार की तो आप इनकी कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इन तीनों को आप अच्छी तरह से बिल्कुल याद कर लेना। आगे 4था चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे।